कि यूपी की प्राइमरी स्कूल की शिक्षिकाओं को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बच्चे की बीमारी पर शिक्षिकाएं तबादला ले सकती हैं। बच्चे की बीमारी शिक्षिकाएं तबादला ले सकती हैं, ये उनका वैध अधिकार है, आधार है तबादला लेने का। यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। बच्चे की बीमारी एक संवेदनशील मामला है, इस पर विचार न करके तबादला देने से इनकार करना अनुचित है। पहले सिर्फ पति पत्नी की बीमारी के आधार पर ही तबादले की मांग की जा सकती थी। जस्टिस अजय भनोट का यह बड़ा फैसला है। प्रयागराज के अध्यापिका सईदा रुखसार मरियम रिजवी को मिली राहत। तो बच्चे की बीमारी पर भी शिक्षिकाएं अब ले सकती हैं तबादला। पहले सिर्फ पति और पत्नी के बीमार होने पर ही आधार होता था जिसके आधार पर तबादला दिया जाता था, लेकिन अब यहां पर एड ऑन किया गया कि अगर बच्चे की तबीयत भी बिगड़ी हुई है तो फिर उसके आधार पर भी तबादला लिया जा सकता है। यूपी की प्राइमरी स्कूल की शिक्षिकाओं को हाईकोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। बच्चे की बीमारी पर भी शिक्षिकाएं अब तबादला ले सकेंगी। एक बड़ी राहत यहां पर है। बच्चे की बीमारी के को आधार बनाते हुए शिक्षिकाएं यहां पर तबादला ले सकती हैं। हाईकोर्ट की तरफ से आज क्लियर कर दिया गया। जस्टिस अजय भनोट ने प्रयागराज की अध्यापिका सईदा रुखसार मरियम रिजवी की याचिका पर यह सुनवाई करते हुए फैसला दिया है। तो अब सीधे तौर पर यहां मरियम रिजवी को तो सीधे तौर पर फायदा मिला ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रदेश की तमाम दूसरी महिलाओं को भी, शिक्षिकाओं को भी एक बड़ा फायदा। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, हाईकोर्ट ने जिस तरह से आज शिक्षिकाओं को ये एक अधिकार भी दिया और आधार भी दिया कि तबादला लेने के लिए वो बच्चों की तबीयत को भी आधार बना सकती हैं, इससे कितनी शिक्षिकाएं हैं जिनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा? और आज इस पूरे फैसले में हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से शिक्षिकाओं के लिए एक बड़ी समस्या थी, खासतौर पर जो महिला शिक्षक हैं उनके लिए, कि जब वो बच्चे उनके होते थे, अगर उनको बीमारी किसी तरीके की रहती थी तो अपने शिक्षण कार्य के चलते अगर किसी दूसरे जिले में तैनात हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चों की देखभाल करने में बहुत परेशानी आती थी, जिस पर मरियम ने जो अपनी याचिका की थी उस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। तो निश्चित तौर पर यह आदेश बहुत सारी महिला शिक्षकों के लिए फायदा करेगा। जहां तक अभी जो तबादले का आधार था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश भी है कि जिसमें अगर कोई भी शिक्षिका तबादला चाहती है या कोई शिक्षक तबादला चाहता है, वो दाम्पत्य जीवन में है और दोनों सरकारी सेवा में है, ऐसी स्थिति में अगर अलग अलग जिलों में उनकी पोस्टिंग है तो वो अपने तबादले के लिए दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने जिस तरीके का आदेश आज दिया है, इस आदेश से निश्चित है कि बड़े पैमाने पर महिला शिक्षकों को राहत जरूर होगी, क्योंकि खास तौर पर ऐसी महिलाओं को जिनके बच्चे हैं या जिनको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, उनकी देखभाल करने के लिए वो अपने तबादले का आधार दे सकेंगे और इस आधार पर तबादला अनिवार्य होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो राहत है बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के जो महिला शिक्षक हैं उनके लिए जरूर लाभदायक होगी जी। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए जिस तरीके से अब तक एक ही प्रावधान हुआ करता था, पति पत्नी के बीमारी के आधार पर ही तबादला हो सकता है, आज जिस तरह से रिजवी मरियम को यहां पर लाभ हुआ है, ऐसे तमाम मामले पेंडिंग होंगे जो आने वाले समय में अब जिनको ये फायदा मिलेगा, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा इस पूरे फैसले का? बिल्कुल, हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा है कि जो भी महिला शिक्षक हैं वो अपने बच्चे के जो परेशानी है, जो बीमारी है, उसको अपने तबादले का आधार बना सकती है। तो निश्चित है कि जो भी ऐसी महिलाएं होंगी जो महिला शिक्षक हैं या विभिन्न पदों पर तैनात हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि उनको तबादला मिल जाए। तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार से उनको राहत मिलेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जिस तरीके की टिप्पणी की है, उन टिप्पणी से यह साफ है कि महिला शिक्षकों को बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से मिली है। हालांकि अगर रिजवी मरियम की बात करें तो उनको इस तरीके की परेशानी थी जिसको आधार बनाते हुए उन्होंने तबादले का आवेदन किया था, लेकिन बावजूद इसके उनको तबादला जब नहीं मिला तो उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली और याचिका की थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट का यह आदेश आया है। तो निश्चित है कि जो बाकी के इस तरीके के केसेस हैं उसमें सीधे तौर पर यह आदेश इंप्लीमेंट होगा और इसका लाभ उनको मिलेगा अगर वो तबादला चाहते हैं और बच्चे की बीमारी का वाजिब आधार है। उन सारी चीजों को देखते हुए उनको तबादला दिया जा सकेगा जी। अच्छा, इसके अलावा तमाम ऐसे तबादले के मामले हैं जो कि पेंडिंग हैं आप विभागों में, तमाम विभागों में देखें, और समय समय पर सरकार की तरफ से इस तरह से एक पोर्टल पर भी दिया गया था कि अगर आप तबादला चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर ले सकते हैं। सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में तबादला नीति को लेकर जो हमेशा से सवाल उठते रहे उस पर भी वर्क कर रही है, और ये हाईकोर्ट का फैसला उस वर्क ऑफ कल्चर में बहुत कारगर साबित होगा सरकार के उस वर्क कल्चर के लिए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तबादले को लेकर लगातार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आया है। जब भी तबादले बड़े पैमाने पर जारी हुए तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश की थी, खास तौर पर अगर हम शिक्षकों के तबादलों की बात करें, कि सारे तबादले ऑनलाइन होंगे। अगर वो अंतर जनपदीय तबादले चाहते हैं या एक ही जिले में दूसरे स्थान पर तबादले चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसमें 4 ऑप्शंस देने होंगे, जो ऑप्शन वो स्वयं सिलेक्ट करेंगे। उन 4 ऑप्शन में से जहां पर भी रिक्तियां होंगी वहां पर उनको तैनाती दी जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से हाईकोर्ट ने यह बड़ी राहत शिक्षकों के लिए दी है, तो कहीं ना कहीं ये बाकी लोग जो तबादला चाहते हैं वो शिक्षक के अलावा अगर दूसरे विभाग में भी तैनात हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी राहत जरूर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद होगी। तो हम कहें उत्तर प्रदेश सरकार जहां पहले ही तबादलों में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है और वो वाजिब आधार जिससे उनको तबादला दिया जा सके, तो कहीं ना कहीं अब जब ये आदेश है तो इसके बाद ज्यादा राहत ऐसे मामलों में मिलेगी जो तबादला चाहते हैं और जिनके वास्तव में बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए वाजपेयी और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर तबादला नीति में अब काफी हद तक यहाँ पर एक बेहतरी आएगी और बच्चे की हेल्थ के ग्राउंड पर भी तबादला शिक्षिकाएं ले पाएंगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल बनाएगी योगी सरकार। सैनिक स्कूल बनाने का सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार के छात्रों को सस्ती और अच्छी शिक्षा देने की पहल है। यूपी में संचालित हो रहे हैं 3 सैनिक स्कूल। अमेठी, झांसी और मैनपुरी में सैनिक स्कूल संचालित होते हैं। आम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर में 100 सैनिक स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। यूपी के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल बनाएगी योगी सरकार और सैनिक स्कूल बनाने का सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। बजट के अंदर भी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने ये ऐलान किया था कि 100 सैनिक स्कूल देश के अंदर बनाएगी सरकार। राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सैनिक स्कूल हर मंडल में बनाए जाएंगे। मौजूदा स्थिति अगर देखें तो 3 की है। किस तरीके का यह प्रस्ताव है जो केंद्र को भेजा गया है? देखिए, मकसद साफ है योगी सरकार का कि कम पैसे में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके, इसको लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। जो आप बजट पेश हुआ था उसमें निर्मला ने पूरे देश में 100 सैनिक स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल में एक सैनिक स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। फिलहाल अभी यूपी की बात करें तो अमेठी, झांसी और मैनपुरी 3 जगह सैनिक स्कूल संचालित है और बागपत में सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। आपको बता दें कि करीब 4 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भी सैनिक स्कूल बनाए जाने को लेकर प्रस्तुतिकरण देखा। तो लगातार सरकार काम कर रही है कि प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल, जिसमें लोगों को जो अधिक फीस की वजह से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, वो कम फीस में ऐसे बच्चों को पढ़ा सकेंगे जो वहां पर शिक्षा उनको बेहतर मिल सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यूपी में अब निकलेगी अपराधियों की अकड़। जी हां, अपराधियों पर यूपी पुलिस की सख्त कार्रवाई होगी। हत्या के आरोपियों पर लगेगा रासुका। बिजनौर में आरोपियों ने की थी युवक की हत्या और दहशत पैदा करने के लिए की गई थी हत्या। जाट युवक की हत्या के बाद हत्या के आरोपियों ने बनाया था वीडियो। मामले में आरोपी शारिफ, शहजाद, आसिफ, इन सब पर एनएसए लगेगा। हत्या करने के बाद मौके से अकड़ दिखाते निकल गए थे सभी आरोपी। तो ऐसे में हत्या के आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में यह हत्या की गई थी और दहशत पैदा करने के लिए हत्या की गई थी। ऐसे में इन सभी पर भी रासुका की कार्रवाई की जाएगी और ये अब आने वाले समय में भी हत्या के आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई करेगी यूपी पुलिस। तो मामले में आरोपी शारिफ, शहजाद पर यहां जो जानकारी है उसके मुताबिक रासुका लगेगी। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, हत्या के आरोपियों पर सख्ती के लिए बेहद जरूरी कदम उठाए यहां पर रासुका लगाने का। ब्रजेश, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? लगता है ब्रजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल आपको बता रहे कि बिजनौर में आरोपियों के ऊपर, हत्या के जो आरोपी हैं उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में अब सीधा सवाल यह है कि ये जिस तरह से कार्रवाइयां होंगी उसके मुताबिक बेहद सख्त स्टैंड कोर्ट के अंदर इन तमाम चार्जशीटों में रहेगा और सख्त कार्रवाई होने के बाद सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो ऐसे में बिजनौर के अंदर आरोपियों ने की थी युवक की
हत्या, जिसके बाद अकड़ दिखाते हुए अपराधी चले गए थे, वहां से फरार हो गए थे। लेकिन अब सीधे तौर पर उन अपराधियों की अकड़ निकालेगी यूपी पुलिस। तो हत्या के आरोपियों पर लगेगा रासुका। बिजनौर में आरोपियों ने की थी युवक की हत्या। बिजनौर में आरोपियों ने युवक की हत्या की। दहशत पैदा करने के लिए हत्या की गई थी। मामले में आरोपी शारिफ शहजाद आसिफ पर लगेगा एनएसए। हत्या के आरोपियों पर रासुका लगेगी। हत्या करने के बाद मौके से अकड़ दिखाते निकल गए थे आरोपी। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। वाजपेयी, अब हत्या के आरोपियों पर भी एनएसए लगाएगी और यह सख्त चार्जशीट कोर्ट में जाएगी, जहां पर सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ऐसे में कितना कहना चाहिए हत्या के मामलों में और ये लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी पुलिस को? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों पर लगाम लगा रही है, बड़े पैमाने पर अपराधियों के इनकाउंटर्स हुए हैं। जो अपराधी छोटे मामलों में वांछित थे या जिले में टॉप 10 सूची में थे, उनको पकड़कर बंद किया गया है। लगातार जो भी कार्रवाई है जिला बदर करने की, वो भी जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है कि भय मुक्त समाज हो और अपराधियों में एक संदेश जाए कि अगर प्रशासन उनके खिलाफ किस तरीके की कठोर कार्रवाई कर सकता है अगर किसी भी तरीके के मामले में वो वांछित होते हैं। जिस तरीके का मामला हम देखें बिजनौर का है, जिसमें एक युवक की हत्या सिर्फ दहशत फैलाने की वजह से कर दी गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनकी ये मंशा थी कि अगर वो इस तरीके की हत्या को अंजाम देंगे, क्योंकि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया था और वीडियो को वायरल कर एक संदेश देने की कोशिश की थी, समाज में दहशत फैलाने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद अब उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई कर एक संदेश देने की कोशिश होगी कि अगर किस तरीके की दहशत फैलाने के मंशा से अगर कोई भी हत्या जैसा जघन्य अपराध करता है तो उसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी। तो कहीं ना कहीं हम कहें मजबूत चार्जशीट के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस जब कोर्ट में जाएगी तो निश्चित है कि आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई भी बड़ी होगी। उसी मंशा से उत्तर प्रदेश सरकार अब ऐसे आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने जा रही है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के और भी ऐसे मामले हैं जिनमें कहीं ना कहीं पुलिस ने एनएसए में कार्रवाई संदेश देने की कोशिश की है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराध करोगे तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ एनएसए जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो एक संदेश यह भी है कि समाज में किसी तरीके की ये जो घटनाएं हुई है, जिस तरह की घटना बिजनौर में अपराधियों ने अंजाम दी है, इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति कहीं दूसरी जगह ना हो, उसको लेकर ये संदेश देने की कोशिश एनएसए के माध्यम जरूर सरकार की तरफ से की गई है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कानपुर से खबर, बदमाशों में नहीं है पुलिस का खौफ। चोरों ने एटीएम मशीन और बाइक एजेंसी को लूटा है। चोर बाइक एजेंसी से लाखों के लूट कर फरार हो गए। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई वारदात। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चोरों ने एटीएम मशीन और बाइक एजेंसी को लूटा है। चोर बाइक एजेंसी से लाखों की लूट कर फरार हो गए। कानपुर का मामला है। तो बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं दिखाई दिया। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो खबर मथुरा से, जहां पर बीएसए डिग्री कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद हुआ। मामूली विवाद को लेकर छात्रों के बीच आपस में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दिन दहाड़े बीएसए कॉलेज में फायरिंग हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो मामूली विवाद को लेकर छात्रों के बीच आपस में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दिन दहाड़े बीएसए कॉलेज में फायरिंग भी हुई। मथुरा का पूरा मामला, जहां पर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। कार्रवाई के लिए आवाज सुनी थी जब हम सुबह आए थे कि शायद फायरिंग हुई है। हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड और सभी हमारे शिक्षक साथी और सभी कर्मचारी वहां गए थे कि देखा कि क्या हुआ है, घटना को समझा। तो यहाँ पर वो जिन्होंने फायरिंग की थी वो भी स्टूडेंट ही हैं, LLB सेकेंड ईयर का। वो तो भाग गया है, लेकिन दूसरे जो ग्रुप हैं जिनके ऊपर फायर किया था वो स्टूडेंट ने बताया। उसका नाम क्या नाम है? विवेक सिंह नाम है उस बच्चे का। क्या वजह रही है अब इनकी? इन लोगों का आपस में ही कोई मामला है दोनों पक्षों का, कि वो उसने ये बोला कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। बस इसी पे ही उनकी धीरे धीरे इसी वार्तालाप में उनकी आपस में 2-3 दिन से लड़ाई चल रही थी। तो आज उन्होंने फायरिंग करी। कार्रवाई। तो वहीं नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डकैती और लूट की योजना बनाते 5 गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपियों से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 3 अवैध चाकू बरामद हुए। बंद घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे आरोपी। डीसीपी के नेतृत्व में थाना फेज 3 पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो डकैती और लूट की योजना बनाते 5 गिरफ्तार हुए। आरोपियों से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 3 अवैध चाकू बरामद हुए। तो
डकैती और लूट की योजना बनाते 5 गिरफ्तार हुए। बंद घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे आरोपी। नोएडा से ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीसीपी के नेतृत्व में थाना फेज 3 के अंदर ये बड़ी वारदात हुई। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और बंद घरों में चोरी करने की वारदात के आरोपी फिलहाल गिरफ्त में आए हैं। डीसीपी के नेतृत्व में थाना फेज 3 पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, ये जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, किस तरह की वारदातों को ये अंजाम देते थे और इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसके बारे में जानकारी क्या लगी है? जो सामान बरामद हुआ, कहां से चोरी और लूट की गई थी? निशांत, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? निशांत, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? लगता है निशांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट के आरोपी इनके ऊपर सबसे ज्यादा हैं और कई जगहों पर इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस उन तमाम जगहों की वारदातों की इनसे डिटेल्स कबूल करा रही है। खबर अब बुलंदशहर से, जहां पर पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। मकान के सर्वे को लेकर जांच करने पहुंची फर्जी टीम। मकान में रह रहे लोगों से आधार कार्ड लेकर फरार हुए ठग। महिला रजनी के बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए गायब हो गए। पीड़ित परिवार ने कोतवाली में शिकायत दर्ज की है। तो मकान में रह रहे लोगों से आधार कार्ड लेकर फरार हो गए ठग। महिला रजनी का नाम बताया जा रहा है, जिनके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए गायब हुए हैं। वो पीड़ित परिवार ने कोतवाली में शिकायत भी दर्ज करा दी है। मकान बना था हमारा, सर्वे कर रहे थे। वो कह रहे हम सर्वे डिपार्टमेंट में आए हैं तो अपना मकान कंप्लीट हो गया। मैंने हाँ जी कंप्लीट हो गया। नो तुम्हारा पैसे पूरे कंप्लीट आ गए जी, आ गए। फिर कहने के अपना आधार कार्ड दिखाओ। मैंने आधार कार्ड दिखा दिया। उन्होंने नाम पूछा, फोन नंबर मांग रहे थे। मैं कहा मैंने नंबर दिया नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो कितने लोग थे? 2 जने थे। एक तो सांवला सा था और एक गोरा सा था, कंजी आँख थी, कैप लगा रखी थी उसने। अब थाने में तहरीर दी आपने? हैं? थाने में तहरीर दी है? हाँ। खबर मेरठ से, जहां पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। युवक की हत्या कर शव को जिंदा जलाने की शक है और आपको बता दें कि युवक का शव खाली प्लॉट से बरामद किया गया। पहचान छिपाने के लिए जलाया गया युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। थाना कोतवाली की बुढ़ाना गेट का मामला है। तो एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। युवक की हत्या कर शव को जलाने का शक है। युवक का शव एक खाली प्लॉट से बरामद हुआ है। तो मेरठ में एक प्लॉट से एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसे जला दिया गया था। फिलहाल पहचान छिपाने के लिए इसका शव जला दिया गया। पहचान छिपाने के लिए युवक का शव जलाया गया। थाना कोतवाली के बुढ़ाना गेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक खाली पड़े प्लॉट से ये बरामदगी हुई है। तो युवक की हत्या कर शव को जिंदा जलाने का शक है। खबर जौनपुर से, जहां पर समाजवादी पार्टी नेता बाला लखनदर यादव की हत्या का यह मामला है। हत्या के 5वें दिन भी हत्यारों का अभी तक पता नहीं लग सका। परिजनों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। बेटे ने हत्या की जांच सिविल पुलिस को ट्रांसफर करने की मांग की है। सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बदमाश ने की थी सपा नेता की हत्या। तो परिजनों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। बेटे ने हत्या की जांच सिविल पुलिस को ट्रांसफर करने की मांग की है। तो सपा नेता बाला लखनदर यादव की हत्या के 5वें दिन भी पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। खबर बदायूं से, जहां पर 4 झोपड़ियों में अचानक लगी भीषण आग। आग के कारण घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग में झुलसने से 3 भैंस और 1 बैल की भी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सहसवान के ग्राम पंचायत आनंदपुर का यह पूरा मामला है। तो आग के कारण घर का सामान जलकर राख हुआ है। बदायूं का यह मामला है। 4 झोपड़ियों में अचानक भीषण आग लगी। तो आग के कारण घर का सामान जलकर राख हुआ। 4 झोपड़ियों में अचानक भीषण आग लगी थी। बदायूं का यह पूरा मामला है। आग में झुलसने से 3 भैंस और 1 बैल की भी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग में झुलसने से 3 भैंस और 1 बैल की मौत हुई है। खबर नोएडा से, जहां पर पुस्ता रोड पर कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग को बुझाने में 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जुटी हैं।
आग लगने की वजह से राहगीरों को सांस लेने में दिक्कत हुई। घटना में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कूड़े के ढेर में अचानक से आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो आग को बुझाने में 2 फायर ब्रिगेड की टीम को मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह राहगीरों को सांस लेने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर आज से कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। प्रशासनिक अधिकारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा टीकाकरण। 670 चिन्हित लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। डीएम दीपक मीणा को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगी। बिना किसी शंका के कोविड का टीका सभी लोग लगवाएं, डीएम की तरफ से कहा गया है। तो आज दूसरा चरण शुरू हो गया है। आपको बता दें, दीपक मीणा जो कि डीएम है, कोविड वैक्सीन की पहली डोज उनको आज लगी है और आज से कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। बिना किसी शंका के कोविड का टीका लगवाएं, ये डीएम की तरफ से कहा गया है। आज से कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। बिना किसी शंका के कोविड का टीका सभी लोग लगवाएं, ये डीएम की तरफ से कहा गया। अभी जो प्रावधान है उसके मुताबिक जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो पब्लिक हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनको सबसे पहले लगाई जा रही है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर अफसरों ने कपड़े की दुकान पर छापेमारी की। नकली जीन्स की पेंट बेचने का यह पूरा मामला था, जिसकी जानकारी लगातार मिल रही थी। कई कंपनी के अफसरों और पुलिस ने छापेमारी की। अफसरों ने आधा दर्जन कपड़ों की दुकानों पर छापेमारी की। 3 दुकानों से 54 नकली जीन्स और पैंट्स बरामद की गई हैं। 3 दुकानदारों के खिलाफ पट्टी कोतवाली के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। तो अफसरों ने आधा दर्जन कपड़ों की दुकानों पर छापेमारी की है। प्रतापगढ़ का मामला है। 3 दुकानों से 54 नकली जीन्स और पैंट्स बरामद की गई। नकली माल पकड़ा। जी जी। पहला हमने राधे मोहन से गारमेंट से पकड़ा, दूसरा हमने परिवार वाले से, तीसरा हमने तनु शॉपिंग मॉल से, जी जी, और चौथा बिहारी वाले के यहाँ गए, वहाँ पर असली माल मिला, इसलिए वो छूट गया। जी जी। 5वां बंस ट्रेडर के यहाँ पर गए, वहाँ कोई माल नहीं मिला। जी, तो सर इनके ऊपर कार्यवाही क्या कर रहे हैं आप, क्या करा रहे हैं? ये कार्रवाई इनके ऊपर, इनके खिलाफ जो इन्होंने 420 की है, जो पूरी जनता को गुमराह करते हैं स्पार्की कंपनी के नाम पे। जी जी। एक ब्रांडेड कंपनी के नाम पर के हम ब्रांडेड माल बेच रहे हैं। जी जी। वो नकली माल बेचते हैं और पूरे ही जनता को असली माल बचाकर उसको बेचा जाता है। जी। जिसमें पूरा समाज, पूरी जनता गुमराह होकर उसको खरीदती है और वो धोखे का